ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। आज सुबह सुबह फिर एक नए वीडियो के साथ, और आज का प्रथम वीडियो क्लास 9th का आप लोग सामने ले आए हैं, और वो आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का पहला वीडियो आपको मिल चुका था। बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के प्रकार, बायोलॉजी से संबंधित जो भी तथ्य थी, सारे तथ्य आपको मिल चुके हैं। अब आपका चैप्टर चालू होने वाला है। बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है आपका जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम है आपका जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट आपका फर्स्ट प्रारंभ हो चुका है। चैप्टर का नाम है जीवों की मौलिक इकाई। ठीक है, अब इसमें हम ध्यान देंगे, क्लास 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th के लिए, 11, 12, और यहाँ तक के नीट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी में इंटर कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए तो सबसे बेहतर और सुनहरा ये पॉइंट है। तो हम चलते हैं इस तथ्यों को लेकर, क्या क्या आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं, बोर्ड पर ध्यान देंगे। पहला है कि जीवन की मौलिक इकाई जो कह रहा है, कहने का मतलब होता है कि जीवन का मतलब होता है जिसमें जान हो, अर्थात सजीव की बात कर रही है। और सजीव जिसमें जान होता है, जिसमें जीवन होती है, वह तथ्य कह रहा है कि उसकी मौलिक इकाई अर्थात किसी सजीव की सबसे छोटी मौलिक इकाई जो होती है वह सेल होती है, कोशिका होती है। तो हम लोग आज समझेंगे, आज आपके सामने 4 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट्स का नाम है कोशिका क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट्स का नाम है कोशिका क्या है। दूसरा पॉइंट्स आपका ये है, जिसका नाम है कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कोशिका से संबंधित अर्थात सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका, ये जो तथ्य होती हैं वो आपको पॉइंट नंबर 2 में, स्टेप 2 में जानना है। स्टेप 3 में आपको ये जानना है कि कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका की जो खोज किसने किया था, ये बात को आपको जानना है। और आपका चौथा जो पॉइंट है, तो कोशिका का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो चलते हैं और एक एक करके सारे स्टेप को या सारे जो भी यहाँ पर पॉइंट्स है उनको हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले कोशिका क्या है। ठीक है, तो चलते हैं। तो आप लोगों ने इतनी बात समझ में आ गई है कि आपका चैप्टर का जो नाम था जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, उसमें आपकी सबसे छोटी जो बात बताने वाले थे, सेल की बात। पानी ये पानी लेते हैं, ये वर्क होता है, पूरा वर्क होता है, ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम जो पहला पॉइंट आपका है, जो आपका 4 पॉइंट हमने अभी बताया, उन चारों पॉइंटों में से पहला पॉइंट आपका लिखा गया था कोशिका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसका डिफिनीशन लिख दिया है कि जीवन की मौलिक इकाई का जो बात चल रहा था, कि मतलब ये जीवन जो है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, कोशिका है। तो हम सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। हम कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इतना ध्यान जरूर देना है। परिभाषा होगा कि सजीव, परिभाषा आपका इस प्रकार से है, क्या है परिभाषा बाबू, कह रहा है कि सजीव शरीर की रचनात्मक एवं
कह रहा है कि सजीव, सजीव का अर्थ ये होता है कि जिसमें जान हो, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि जिसमें जान हो, अर्थात कह रहा है कि सजीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्या बात बता रहा है बाबू? रचनात्मक और एक क्रियात्मक, दो शब्द बहुत ही बेहतरीन आया है। इस बात को जरूर समझना है कि रचनात्मक और क्रियात्मक क्या है। तो समझना है कि रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं बाबू? सेल कहते हैं, अर्थात कोशिका कहते हैं। तो रचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? यह क्वेश्चन बोर्ड के अंदर अगर उठा देता है क्वेश्चन, क्या बताया क्वेश्चन आ जाए कि सजीव शरीर की जो होता है रचनात्मक इकाई का मतलब क्या है। अगर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है तो आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे इस चीज को आप ध्यान दीजिए। कहेगा कि रचनात्मक इकाई से मतलब यह है कि शरीर की रचना कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। ठीक है बच्चे, अगर रचनात्मक की बात अगर आ जाती है तो आपको ये बताना होता है कि जो हमारी रचनात्मक के मतलब ये हो जाता है कि जो शरीर की जो रचना हुई है ना, जो हमारी पूरी बॉडी, पूरी जंतु जगत ये रचना हुई है, वह किससे रचना हुई है बाबू? तो ये आपकी हुई है कोशिकाओं से। ठीक है, ये आप बना पाएंगे। दूसरी बात अगर कह देता है यहाँ पे रचनात्मक के बाद से क्रियात्मक की बात कहेगा तो यहाँ पर ये मतलब आएगा कि सजीव शरीर की क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या है। अगर क्रियात्मक का मतलब पूछेगा तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। क्रियात्मक इकाई से मतलब यह है कि पूरे शरीर के कार्य, पूरे शरीर के जो भी कार्य कर रहे हैं, अर्थात ये हाथ है, पैर है, खोपड़ी है, मुंह है, जीभ है, जो भी बॉडी के अंदर बाह्य जो भी पार्ट है वो सारे का निर्माण किससे हुआ है? तो कोशिकाओं के ही क्या है बाबू? कार्यों के क्या है? प्रतिफल है। और ये कोशिका न होती तो हमारी कान का निर्माण नहीं होता, अगर कोशिका नहीं होती तो हमारे हाथ का निर्माण नहीं होता, कोशिका नहीं होती तो हमारे जीभ का निर्माण नहीं होता। तो अर्थात ये समझ में आ गया कार्यात्मक हमारी कोशिका में क्या कार्य क्या भूमिका निभाती है बाबू? कि वो कहती है कि पूरे शरीर के कार्य कोशिकाओं के ही, कह रहा है कि कार्यों के प्रतिफल होता है। ठीक है बच्चे, आप इसको ऐसे पेपर के अंदर लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक नोट में बहुत अच्छी बात लिखाया गया है आपको, नोट में आपकी बात दिखाया गया है कि सभी जीव जंतु, धरती पे तमाम जीव जंतु हैं, जितने धरती पे जीव जंतु हैं, जैसे लोमड़ी, जैसे कुत्ता, जैसे बिल्ली, जैसे शेर, जो भी हिंसक जानवर हो या पालतू जानवर हो या मनुष्य हो, सबका निर्माण किससे हुई है बाबू? उनकी रचना किससे हुई है? तो कोशिकाओं से हुई है। ठीक है बच्चे, ये बात अगर पूछता है कि धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनका शरीर का निर्माण किससे हुआ है, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? तो उनका शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अगला पॉइंट पर। क्या अगला पॉइंट था कि कोशिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और चलते हैं दूसरा पॉइंट पर। ठीक है, ठीक है, तो हम चलते हैं बाबू। दूसरा हमारा जो फैक्ट था उसको हम समझेंगे बढ़िया से। बताए थे कि कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थात कुछ फैक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे पहला है जो है आपका कोशिका संबंधित क्या पूछेगा पेपर के अंदर? पूछेगा कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम। क्या पूछेगा? कोशिका के बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? तो आपको ये बताना होता है कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम जो होता है वो साइटो होता है। क्या होता है बच्चे? साइटो होता है। तो यहाँ पर लिखे हैं, सब चीज लिखा गया है, आपको समझना है बारी बारी से। ठीक है, तो कोशिका का बायोलॉजिकल जो नाम है वो क्या लिखा बाबू? साइटो। क्या नाम होगा बाबू? साइटो।
ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल या सेल ऑफ स्टडी। ये जो होता है साइटोलॉजी होता है। क्या होता है बाबू, साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है कोशिका और लॉजी मतलब अध्ययन करने वाला। तो कोशिका को अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं बाबू, साइटोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका विज्ञान बोलते हैं। और इसका एक और नाम है जो आप लोग इसको जान लीजिए, कोशिका जैविकी। क्या नाम है बाबू, कोशिका जैविकी इसको कहते हैं। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। कोशिका की खोज अर्थात जनक कहता है, कोशिका के खोज अर्थात जनक कौन है? तो आपको याद होना चाहिए, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम बाबू, रॉबर्ट हुक। जो इन्होंने कोशिका में किस कोशिका की खोज की थी, तो ये मृत कोशिका की खोज किए थे। मृत कोशिका की खोज इन्होंने कब किए थे बाबू, तो 1665 ईस्वी में किए थे। यह भी पूछता है कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो आप आंसर लगा के आएंगे रॉबर्ट हुक। और ये कब किए थे, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है 1665 ईस्वी में किए थे। ठीक है। और ये भी पूछेगा कि रॉबर्ट हुक जो थे वो किस कोशिका की खोज किए थे, जीवित कोशिका के या मृत कोशिका के? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मृत कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट पर। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जब यहाँ पे ये मालूम हो जाएगा कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो इसके बाद से आपको तुरंत ही दिमाग में चलेगा कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख दिया गया है एंटोनी। क्या नाम बोलोगे बाबू, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। क्या बोलेंगे बाबू, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। यहाँ तक के बाबू ये भी पूछेगा कि जब ये मृत कोशिका खोज 1665 ईस्वी में हो चुका है, तो फिर जीवित कोशिका खोज कब किया गया था? तो इसका आंसर आप यहाँ निकालेंगे 1683 ईस्वी में किया गया था। ठीक है बाबू, चलते हैं आगे। उसके बाद से क्वेश्चन आएगा कि कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? जब ये सारी चीजें खोज ली गई, तब इसके बाद से कोशिका सिद्धांत देने के लिए दो वैज्ञानिक आए, जिसका नाम है, एक का नाम है बाबू स्लाइडेन और दूसरा का नाम है स्वान। यहाँ पे बाबू दोनों वैज्ञानिक अलग अलग है, दोनों वैज्ञानिक क्या है, अलग अलग है। तो ये सिद्धांत स्लाइडेन जो थे वह 1883 में 38 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे बाबू? स्लाइडेन जो थे 1838 ईस्वी में दिए थे, जबकि स्वान नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बस एक साल बाद इन्होंने भी दिया 1839 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये बात को बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड के में अंदर ये या कंपटीशनों में क्वेश्चन उठा लेता है कि विश्व के सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो आपको बहुत अच्छे से बात को जान लेनी होती है कि विश्व के सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर मौजूद है, ध्यान दीजिएगा बाबू। विश्व की सबसे छोटी कोशिका जो है वह है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम बाबू है? माइकोप्लाज्मा नाम है, जो इस बात को आपको बहुत अच्छे से जान लेनी है। ठीक है, अगला बात जब आएगा क्वेश्चन कि विश्व के सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, तो ये भी दिमाग में आप लोग आएगा तुरंत कि विश्व का सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा है, तो फिर बड़ी कोशिका क्या होगी? तो इसका भी आंसर यहाँ मौजूद है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका जो होगी वह होगी आपकी क्या बाबू? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो 2 से 2.5 या 3 किलो का अंडा होता है, जो विश्व के सबसे बड़ी पक्षी के कोटि में ली जाती है। तो उसकी शरीर भी जब बड़ी होगी तो शायद उसका अंडा भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके अगला पॉइंट्स हम लिखाएं। ठीक है, तो चलते हैं अगले तथ्य पर हम
तो उसमें अगला आपको 7 ठो हम आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट इफेक्ट बता दिए। आपके अगला इफेक्ट जो होगा वह 8 नंबर होगा। पूछेगा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कि सब विश्व के सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा बता देंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन यहाँ से आता है बाबू क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है मानव शरीर में, अर्थात मानव तो अगर हम बता दे बात तो मानव में या मनुष्य में तो नर भी आ जाएगा, मादा भी आ जाएंगे, दोनों आदमी आ सकते हैं। जब नर और मादा जब दोनों आएगा तो ये तो बात आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी कि नर में कि मादा में। क्वेश्चन क्या है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो आपका आंसर निकल कर आएगा यहाँ से जो यहाँ बोर्ड पर आपको बताया गया है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु। तो शुक्राणु ये बहुत अच्छे से बायोलॉजी वाले बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए, शुक्राणु वास्तव में कौन त्यागता है, नर या मादा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि नर जो होते हैं वो क्या करते हैं बाबू, शुक्राणु त्यागते हैं। तो मतलब मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। और जब विश्व की बात आ जाएगी कि विश्व के सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जो इससे पहले जो फैक्ट लिखाए थे वो है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका। अब आ जाती है बात, जब मानव की सबसे छोटी कोशिका जब मालूम पड़ जाता है तो तुरंत ये जानने की इच्छा और व्यक्तित हो जाती है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका तक का क्या नाम होगा। तो ये बहुत अच्छे से आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम होगा। तो ये आपको याद होनी चाहिए अंडाणु। और अंडाणु ये बात याद होनी चाहिए कि यह कि अंडाणु त्यागता कौन है, नर या मादा। अगर नर लिखते हो तो गलत लिखते हो, क्योंकि अंडाणु मादा ही त्यागती हैं। तो आपका इसका आंसर क्या लिखेंगे बाबू, आपका इसका आंसर ये लिखेंगे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो मादाओं में पाई जाती है। और मादाओं में पाने के साथ साथ उस कोशिका का नाम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे बाबू, अंडाणु। पूछेगा मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो आपका आंसर निकल के आएगा नर में पाई जाती है। और उसका क्या नाम पूछेगा आप बताएंगे शुक्राणु। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए और उसमें एक एक पॉइंट्स आप अच्छे रंगीन पेनों से लिखिए ताकि ये भूले नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेगा। पूछेगा इसके बाद से सबसे छोटी सबसे बड़ी। अब उसके बाद से क्वेश्चन अगर आ जाता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी बात जब आ जाती है तो एक क्वेश्चन वहां से और उठता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का तब क्या नाम होगा। तो सबसे लंबी जब आ जाती है बात तो थोड़ा ध्यान में आता है कि लंबा क्या होता है। एक बड़ा होता है, एक लंबा होता है। जैसे कहने का मतलब होता है कि जो हमारा मान लेते हैं लाल किला है, ताजमहल है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, आकार में क्या बड़ा है, लेकिन क्या कुतुब मीनार बड़ा है? नहीं, कुतुब मीनार बड़ा नहीं है, कुतुब मीनार लंबा है, लंबा उसका हम अस्तित्व रखेंगे। क्यों? क्योंकि कुतुब मीनार देखने में क्या होता है, लंबा दिखता है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने बन के आता है कि मानव में लंबी कोशिका का नाम क्या है और कहाँ पाया जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, नर में भी और मादा दोनों में कहाँ पाया जाता है बाबू लंबी कोशिका। इसका आंसर आएगा न्यूरॉन होगा। ये न्यूरॉन कहाँ शरीर किस अंग में पाया जाता है, किस भाग में पाया जाता है। जब ये बात आपको जानकारी हो जाती है तो ये बात आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि खोपड़ी में क्या होता है, न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है बच्चे, ये न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है बाबू, खोपड़ी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आएगा कि विभाजन रहित। विभाजन रहित का मतलब होता है विभाजन नहीं होगा, कोशिका वृद्धि नहीं करेगी, अर्थात गर्दन से नीचे कहीं कट जाता है तो उसी कोशिका वृद्धि करके उस जगह को भर देती है। पैर में कट जाता है, भर जाता है,
कटने के जहाँ पे फलस्वरूप बात है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है और धीरे धीरे कोशिका क्या करती है बाबू, अपनी वृद्धि करके और वहाँ गड्ढे को क्या करती है, पुनः भर देती है। लेकिन ब्रेन के बाद जब बात किया जाएगा तो न्यूरॉन में एक ऐसी स्थिति आ जाती है, अगर वहाँ पे चोट लग जाता है तो वहाँ पे क्या होगा बाबू, कोशिका विभाजन नहीं होती है और आदमी क्या होता है, मर सा जाता है। क्योंकि अगर हल्का चोट मारेंगे तो थोड़ा सा चोट लगता है, थोड़ा सा और जोर से मारेंगे तो हड्डी में लगेगा, और थोड़ा सा जोर से हुमच के मारेंगे तो जाकर क्या हो जाएगा, आपका न्यूरॉन में चोट लग जाएगा। और जैसे न्यूरॉन में जैसे चोट लग जाएगा तुरंत आपकी डेथ भी हो सकती है। और जब वहाँ पे घाव बन जाएगा तो वहाँ पे घाव को भरने के लिए वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होती है। इसीलिए क्वेश्चन उठेगा कि विभाजन रहित जो होता है किस अंग में होता है, कोशिका विभाजन रहित किस अंग में होता है, ये भी आंसर क्या होगा, न्यूरॉन में होता है। ठीक है बाबू। जब ये विभाजन रहित की बात आती है तो ये भी क्वेश्चन बनता है तो कौन शरीर के कहाँ पे कोशिका विभाजन ज्यादा होता है। तो अगर आपको ये बात आ जाती है तो यहाँ पे इसका फैक्ट दिया गया है, बहुत ही अच्छे से लिखा गया है कि तेज विभाजन का मतलब होता है कि कोशिकाओं में तेज विभाजन कहाँ होता है। अगर हम आपका आंसर लेना चाहेंगे तो इसका आंसर आपका कहाँ होगा, लीवर में होता है। क्या होता है बाबू, लीवर में, यहाँ पे होता है, लीवर में होता है। लीवर में अगर मान लेते हैं कि चाकू से मार दिया जाए ना, चाकू से मार के वहाँ हिड़ दिया जाए इसे, तो फिर वहाँ पे कुछ दिनों के बाद वहाँ पे फिर धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा बाबू, धीरे धीरे करके कोशिका क्या हो जाएगा, वृद्धि कर जाएगा, फिर आप पुनः ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहां से अलावा वहीं यहाँ मारने के बदले किडनी मार दिया तो आदमी मर सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम हो गई है कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किस अंग में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लीवर में होता है। और सबसे कम ना के बराबर किस अंग में होता है, तो न्यूरॉन में होता है। बहुत अच्छे से आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए। चलते हैं अगला फैक्ट पर, अब तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स और जय हिंद।